हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आपकी ईवीएस की मैराथन क्लास होने वाली है। और इस क्लास में ईवीएस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास जो है वो आपकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो कुछ टॉपिक आते हैं वो सभी जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है थोड़ी लंबी होने वाली है, तो क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को जो है आप स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि जितने भी जो है क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सभी आपके क्लियर हो पाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि समाजीकरण की पहली पाठशाला क्या है। जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है परिवार एवं मित्र। ईवीएस का जो परिवार एवं मित्र है इससे संबंधित कम से कम आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है क्लियर करते हुए चलते हैं। तो जितने भी टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट और सभी से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन सभी टॉपिक से लगभग लगभग आते हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है समाजीकरण की पहली पाठशाला क्या है। पहला है धार्मिक केंद्र, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र और चौथा है परिवार। तो जो समाजीकरण की पहली पाठशाला मानी जाती है वो है परिवार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका आपका जो है सीटीपी में भी पूछा जाता है और ईवीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो समाजीकरण की पहली पाठशाला मानी जाती है वो मानी जाती है परिवार। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जो है बच्चे की जो पहली पाठशाला है तो वो भी परिवार है, और ये पूछा जाए कि बच्चे की पहली जो शिक्षिका है वो तो माता होती है, नहीं उसकी माँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समाजीकरण की पहली पाठशाला मानी जाएगी वो है परिवार। इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का समाजीकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है। जो बच्चे होते हैं उनका जो समाजीकरण है वो किसके द्वारा होता है। पहला परिवार के द्वारा, दूसरा मित्रों के द्वारा, तीसरा शिक्षा के द्वारा और चौथा रिश्तेदारों के द्वारा। तो जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो परिवार में ही रहता है, परिवार के सदस्यों से जो है बहुत सारी चीजें सीखता है। तो जो बच्चों का समाजीकरण होता है सबसे पहले वो होता है परिवार के द्वारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में कौन सा एक थीम 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। जो पर्यावरण के मुख्य थीम है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम से जो है क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आपका थीम से एक क्वेश्चन और एक उप थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा जो है 6 थीमों में से एक नहीं है, मतलब कि पर्यावरण का जो थीम है वो 6 थीम है। ठीक है, तो 6 थीम में से इसमें से कौन सा एक थीम नहीं है वो बताना है। पहला है काम और खेल, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो जो पर्यावरण की 6 थीमें हैं उसमें से जो है भोजन, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये 3 जो है मुख्य थीम है, बल्कि जो ये काम और खेल है ये आपका थीम नहीं माना जाता। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। और ये जो 3 है ये आपके 6 थीम में से 3 थीम जो है यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है। ठीक है, जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है यानी पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो परिवार एवं मित्र है आपका एक चैप्टर दिया हुआ है वो क्या है। क्या थीम है या फिर उप थीम है या फिर विषय वस्तु या फिर पाठ्यक्रम है। तो जो परिवार एवं मित्र है ये आपका एक थीम माना जाता है। ठीक है, जो 6 थीम है 6 थीमों में से एक थीम आपका पर्यावरण परिवार एवं मित्र भी माना जाता है। तो ये एक थीम है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी रूप से होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनके जो विवाह की न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए। पहला है कि 16 वर्ष से 18 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष से 21 यानी 18 वर्ष आपका लड़की का होना चाहिए और 21 वर्ष लड़के का होना चाहिए। तीसरा है 18 वर्ष या 18 वर्ष और चौथा है कि 21 एवं 21 वर्ष। तो इंडिया में यानी कि भारत में जो लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी रूप से मानी गई है वो है कि लड़के की आयु 18 होनी चाहिए और लड़की की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है, ऐसे परिवार को क्या कहेंगे। यहाँ पे बताना ये है कि एक ऐसा परिवार
जिसमें उसके माता पिता रहते हैं, उसके छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के और जो सदस्य हैं उनके परिवार के साथ रहती है। ठीक है, तो वो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? जिस परिवार में माता पिता, छोटा भाई बहन या दादा दादी या चाचा चाची बहुत सारे लोग हों, उस परिवार को क्या कहेंगे? पहला है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता परिवार के मुखिया हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा कि मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माँ परिवार के मुखिया हैं, और तीसरा है कि संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते। तो इसका सी ऑप्शन ही सही होगा कि जो कविता है वो जिस परिवार में रह रही है वो उसका संयुक्त परिवार है, जिसमें कि सभी सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे जितने क्वेश्चन थे ये आपके परिवार एवं मित्र जो थीम है उससे संबंधित थे। इसमें से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका आता है जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। ठीक है, जो जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ पेड़ पौधे उनसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ जीव जंतु होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका चींटी हो गया या आपका दीमक हो गया, मधुमक्खी हो गई, ऐसे जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं और कुछ जो बड़े जानवर है उनसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छोटे से यहाँ देखते हुए चलेंगे। जो छोटे छोटे जीव हैं, जीव जंतु और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन सब के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो है 1 से 2 नंबर आपका इसी टॉपिक से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी जड़ें मूसला जड़ें नहीं है, बताना है। जड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से बताना कि जो जड़ें हैं उसमें से मूसला जड़ें कौन सी नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मूली, दूसरा है चना, तीसरा है गाजर और चौथा है गेहूं। तो जो मूसला जड़ें हैं वो है मूली, चना और गाजर। इनकी जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें होती है और गेहूं की जड़ें जो है वो मूसला जड़ें नहीं है। ये निगेटिव है तो इसका आंसर निगेटिव ही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो गेहूं की जड़ें होती है वो मूसला जड़ें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जड़ें झकड़ा जड़ें नहीं है। ठीक है, झकड़ा जड़ें जो है नहीं है ये बताना है। पहला है घास, दूसरा है मक्का, तीसरा है गन्ना और चौथा है सलजम। तो सलजम जो है उसकी जो जड़ें हैं वो झकड़ा नहीं है। घास, मक्का और ये गन्ना, इन तीनों चीज की जो है जड़ें झकड़ा जड़ें कहलाती हैं, लेकिन सलजम की जड़ें जो है झकड़ा जड़ नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे जड़ें जो खाने योग्य होते हैं, कुछ जड़ें ऐसे भी होती हैं जिनको हम खाने में यूज करते हैं, तो वो कौन कौन सी जड़ें हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है, ये बताना है। पहला है मूली और गाजर, दूसरा है शकरकंद और सलजम, तीसरा है टैपियोका और चौथा है प्याज। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कि वे जड़ें जो खाने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है मूली और गाजर ये भी जड़ है, इसको खाते हैं। शकरकंद और सलजम इनको भी हम खाते हैं, टैपियोका को भी खाते हैं, बल्कि प्याज जो है ये जड़ नहीं बल्कि एक तना है। ठीक है, तो प्याज इसका निगेटिव आंसर यही आपका सही होगा। बल्कि जो खाने योग्य जड़ें हैं वो मूली गाजर है, शकरकंद और सलजम और टैपियोका, ये सारी जो जड़ें हैं वो खाने योग्य हैं। प्याज जो है वो खाने योग्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस पौधे का तना खाने योग्य होता है। ठीक है, तना जो है खाने योग्य होता है ये बताना है। पहला है अदरक, दूसरा है मूली, तीसरा है सलजम और चौथा है गाजर। तो इसमें जो है जिस पौधे का तना खाने योग्य होता है वो है अदरक। अदरक का जो तना होता है वो खाने योग्य होता है। मूली, सलजम और गाजर का तना खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। जो पत्ती होते हैं उसका जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूरज के प्रकाश से और तीसरा है हवा से और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस क्वेश्चन को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्तियों का जो हरा रंग किस कारण से होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र है, वाष्पोत्सर्जन जो मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है? ठीक है, पहला है एनीमोमीटर, दूसरा है पोटोमीटर, तीसरा सिस्मोग्राफ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन जो जिस यंत्र से मापा जाता है वो है पोटोमीटर। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है यानी फ्लावर वो कौन सा है? पहला है वुल्फिया, दूसरा है गेंदा, तीसरा है गुलाब और चौथा है रेफलेसिया। तो जो रेफलेसिया है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है या फूल होता है। ठीक है, तो डी नंबर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फूल है जिसे खाने में उपयोग नहीं किया जाता है? यानी यहाँ पे निगेटिव बताना है कि कौन सा ऐसा फूल है जिसको हम नहीं खाते हैं। बहुत सारे फूल होते हैं जिनको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है, और कुछ फूल होते हैं जिनको हम सिर्फ जो है सुंदरता के लिए देख जानते हैं, उनको खाया नहीं जाता। तो पहला है केला, केला को हम खाने में, जो केला का फूल होता है उसको खाने में यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है कि केला जो है खाया जाता है। दूसरा सहजन का भी फूल खाते हैं। तीसरा तोरई, तोरई का भी फूल खाते हैं, बल्कि लौकी जो है इसका फूल हम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये खाने में उपयोग नहीं होता। डी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, बाकी केला, सहजन और तोरई इन तीनों के जो है फूल हम खाने में यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जलोद्भिद पौधा नहीं है? ठीक है, यानी कि जो जल में नहीं उगता है, या कौन सा ऐसा पौधा है जो जल में नहीं उगता है, ये बताना है। ठीक है, पहला है कमल, तो कमल आप सबको पता है कि जो है जल में होता है यानी तालाब में होता है। दूसरा कि हाइड्रा, ये भी जल में होता है। तीसरा जल लिली, जल से ही समझ सकते हैं कि जो है जल में उगता है, बल्कि इसका डी ऑप्शन जो है गुलाब, गुलाब जो है जल में नहीं होता बल्कि ये थाल में जो है उगता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये जलोद्भिद पौधा नहीं है। ठीक है, यानी जल में नहीं उगता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मरोदभिद पौधा है? मरोदभिद का मतलब कि जो पौधा आपको मरुस्थल में उगता हो। ठीक है, तो इसमें बताना कि कौन सा जो है पौधा है जो मरोदभिद पौधा कहलाता है। पहला है नागफनी, दूसरा है यूफोबिया, तीसरा है एकासिया और चौथा ये सभी। तो जो आपका राजस्थान जैसे जगहों में जो मतलब मरुस्थलीय जगहों में पैदा होते हैं, जो पौधे जो होते हैं उगते हैं, वो होते हैं नागफनी, यूफोबिया और एकासिया। ये तीन जो सब पौधे होते हैं ये आपके मरुस्थलीय जगहों में उगते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जो नागफनी होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में, तने में, या फिर कांटों में, या जड़ों में? ठीक है, तो जो नागफनी होता है उसका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह होता है उसके तने में, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है पौधों में, उनके द्वारा वातावरण में कौन सी गैस जो है वो अवशोषित की जाती है वातावरण से? ठीक, यानी वातावरण से जो हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम रहते हैं या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहां से वो गैस अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो वो है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल वाष्प। तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती, बिल्कुल सही है कि जो आरोही लता होती है वो एक ढांचा होता है, कोई लकड़ी नुमा होता है, ऐसे कोई लकड़ी ऐसे आप लगा दें या वहां पे रख दें, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो है ऐसे चढ़ती हुई चली जाती है, तो वो होता है आरोही लता। ठीक है, तो उसको जो एक ढांचे के सहारे की जरूरत होती है तो वो जो है आरोही लता होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि यह पेड़ के चारों ओर लिपटी होती है, कोई अगर पेड़ भी वहां पे ऐसे खड़ा होता है तो उसके चारों तरफ भी ये लिपट जाती है। ठीक है, तो ये भी एक आरोही लता होती है, तो ये बी ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है कि अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण, बिल्कुल सही है कि जो अमरबेल, मनी प्लांट और मटर होते हैं ये आरोही लता के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ए और बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं।
तो ए बी सी आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है इसमें। पहला है साग और मेथी, दूसरा है झाड़ी गुलाब, तीसरा है वृक्ष और कीकर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ कि लता धनिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो साग है, जो मेथी है वो साग के रूप में जानी जाती है, यानी मेथी को हम साग भी कहते हैं। ठीक है, गुलाब जो है वो एक एक प्रकार का झाड़ी है। ठीक है, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं तो इसको झाड़ी कह सकते हैं। कीकर जो है एक प्रकार का वृक्ष है, तो ये भी मिलता है। ठीक है, और जो है जो धनिया है वो आपका लता नहीं है, बल्कि एक आपका एक पौधा कह सकते हैं, लेकिन लता नहीं, क्योंकि जो लताएं होती है वो किसी दूसरे पेड़ की सहारा लेती है, लेकिन धनिया जो अपना खुद का एक पेड़ होता है। ठीक है, ऐसे जो है वो जो है किसी का सहारा नहीं लेती, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसानों का मित्र कहा जाता है। कौन सा जीव ऐसा जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसानों का मित्र किसको कहते हैं। पहला है गाय, दूसरा है बैल, तीसरा है केचुआ और चौथा है सर्प। अच्छा, केचुआ की जगह आपको हो सकता है कहीं कहीं कछुआ भी आ जाए, तो आपका बिल्कुल वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि केचुआ और कछुआ में बहुत अंतर है। तो केचुआ आपका जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है। जो खेजड़ी का वृक्ष है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि खेजड़ी जो है एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है। पहला है पर्वतीय जगहों पे, पर्वतीय स्थानों पे, दूसरा है मैदानी स्थानों में, तीसरा है मरुस्थलीय स्थानों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो खेजड़ी वृक्ष है वो पाया जाता है आपका मरुस्थलीय जगहों पे। ठीक है, जो खेजड़ी वृक्ष है वो मरुस्थलीय जगहों पे पाया जाता है। उसमें जो है एक छाया होता है जिसमें जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि मरुस्थल जहाँ पे मरुस्थल होता है वहां पे पेड़ ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा पेड़ नहीं होंगे तो छाया भी नहीं होगा, तो क्या होता है जहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष होता है वहां पे बहुत सारा छाया होता है, तो बच्चे वहीं पे जाके खेलना पसंद करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि जो खेजड़ी वृक्ष है वो मरुस्थलीय जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, पेंथिस को जो है घटपैडी पौधा भी कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि जो पेंथिस एक पौधा है जो कि मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। पहला है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा मेघालय। तो यह जो पौधा है वो पाया जाता है आपका मेघालय में। ठीक है, और ये जो पौधा है ये आपका घड़े नुमा होता है, और उसी में जो एक ढक्कन नुमा बना होता है, जिसके अंदर जब जैसे ही उसमें कीड़े जाते हैं बैठते हैं वैसे वो ढक्कन बंद हो जाता है, और वहाँ वो जो पौधा है वो उन कीड़ों को खा जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि जो 35 या फिर आपका जो घटपैडी पौधा होता है वो आपका मेघालय में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है। बताना है कि कौन सा एक अभिलक्षण है जो कि रेगिस्तानी जो ओक पौधा होता है उसमें नहीं पाया जाता है। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, दूसरा है पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना। ठीक है, तीसरा है कि पत्तियां बहुत कम होना, और चौथा बहुत सारी पत्तियां होना। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो इसमें बहुत सारी पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, जो रेगिस्तानी ओक होता है उनकी जड़ें तो अत्यधिक गहराई तक जाती है, बिल्कुल सही है। पेड़ के तने में पानी भी एकत्रित होता है। रेगिस्तानी ओक जो पौधा होता है उसके जो पेड़ के तने होते हैं उसमें पानी एकत्रित होता है। जब कभी किसी को जरूरत होती है उस पानी की तो उसमें पाइप लगा के वो पानी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही है कि उनकी जड़ें जो है अत्यधिक गहराई तक जाती है तभी वो पानी अपने तनों में एकत्रित कर पाते हैं जो पेड़ होते हैं। और दूसरा कि पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कि उसमें पत्तियां बहुत कम होती है, ये ऑप्शन भी सही है कि उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी पत्तियां होना ये ऑप्शन गलत है कि उसमें बहुत सारी पत्तियां नहीं होती हैं।
डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वहां पे निगेटिव पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, नेपेंथिस यानी कि इसको जो है आपका घटपैडी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा पौधा होता है जो मेढकों और जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो चूहे होते हैं उनको जो है वो अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा मेघालय। तो नेपेंथिस यानी कि जो घटपैडी पौधा होता है वो पाया जाता है आपका मेघालय में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ क्रम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उचित क्रम में है? ये बताना है कि जो प्याज की खेती की जा रही है उसमें जो है कौन सा क्रम में है। ठीक है, जो कि एक क्रम से किया जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि खरपतवार हटाना, बी ऑप्शन है गुड़ाई करना, सी ऑप्शन है बीज बोना और चौथा है सूखी पत्तियों को हटाना, ई ऑप्शन है प्याज को उखाड़ना। तो इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा? ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जैसे अगर प्याज की खेती करनी है तो क्या करता है, जो एक खेत होता है किसान, ठीक है, किसान क्या करता है, एक खेत होता है उसमें जो है सबसे पहले क्या करता है, गुड़ाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो गुड़ाई कर देता है। ठीक है, तो गुड़ाई करना यानी बी ऑप्शन सबसे पहले सही होगा, तो यहाँ लिख लेंगे बी। ठीक है, आप जब एग्जाम में सॉल्व करने जाए तो आप ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं वैसे आप लिखते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी चीजों को वहां पे समझने में या फिर जल्दी सॉल्व करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे तो बी लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करता है किसान, उसको बोता है, जो भी बीज है उसको बीज बोने का काम करता है। ठीक है, तो वो बीज बो देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे फिर लिखेंगे सी नंबर। ठीक है, सबसे पहले गुड़ाई करेगा बी, फिर करेगा बीज बोएगा तो सी लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करता है कि जो किसान है उसमें बीज बोने के बाद जब पौधे उग आते हैं तो कुछ खरपतवार हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करता है, हटाता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे लिख लेंगे, खरपतवार जो छोटे छोटे उग आते हैं उनको हटाने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है कि जब खरपतवार हटा लेता है तो जो प्याज होते हैं वो उसमें जो है उसमें जो फल लग जाते हैं प्याज के वो जो है उगाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, जो प्याज जो है पूरी तरह से फसल तैयार हो जाती है तो प्याज को उखाड़ लेता है, तो यहाँ लिख लेंगे ई। ठीक है, प्याज को उखाड़ता है। उखाड़ने के बाद क्या करता है कि उसमें जो प्याज में जो ऊपर उसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे प्याज होता है तो उसमें नीचे जो है उसमें प्याज लग जाते हैं, उसके ऊपर जो पत्तियां होती वो सूख जाती है। उखाड़ने के बाद जो पत्तियां होती वो सूख जाती हैं। ठीक है, तो उन जो सूखी पत्तियां होती है उनको क्या करता है, हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी लिख लेंगे। सूखी पत्तियां हटाने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये प्याज है उसके ऊपर जो पत्तियां उनको हटा देता है। ठीक है, तो वो जो है एक आपका प्याज निकल आता है, पत्तियां अलग कर देता है किसान। ठीक है, तो ये क्रम होता है जो एक किसान जो है उचित जो क्रम होता है प्याज लगाने का। सबसे पहले क्या करता है किसान कि सबसे पहले जो है गुड़ाई करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बीज बोता है। फिर ए नंबर खरपतवार हटाता है। फिर जो प्याज उसमें उग आते हैं यानी प्याज जब वो पूरी फसल तैयार हो जाती है तो उसको उखाड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी पत्तियां होती है वो हटाता है। तो बी सी ए और ई, ए ई और डी ये जो है उसका उचित क्रम है प्याज को लगाने का या प्याज की जो फसल उसको तैयार करने का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका फोर्थ नंबर। ठीक, बी सी ए ई और डी ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डी नंबर। तो ऐसे ही आपको जो है बिल्कुल एग्जाम में लगाना है। ऐसे जैसे भी कोई भी इस तरह इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको आप जैसे समझ में आता है उनको आप ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है, यानी निगेटिव बताना कि नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है उसमें जो जड़ें होती है वो अत्यधिक गहराई तक जाती हैं, यानी कि जहाँ तक उसकी जड़ें जो है पानी के स्रोत उनको नहीं मिल जाता उनकी जड़ों को, तब तक उनकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती रहती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, यानी कि जो रेगिस्तानी ओक होते हैं उसके जो रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है उसके तने में पानी एकत्रित होता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कि पत्तियां बहुत कम होना, जो रेगिस्तानी ओक होता है उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। और चौथा है कि बहुत सारी पत्तियां होना। तो रेगिस्तानी ओक में जो है बहुत सारी पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें पत्तियां कम होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे
नेगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा फसल को कब पानी की आवश्यकता है यह बताने में सक्षम होता है। ठीक है, एक पौधा होता है और उसको अगर आप खेत में लगा देते हैं तो वो बता देता है कि कौन सी जगह में पानी की जरूरत है, कौन सी जगह में पानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पहला है खेजड़ी, दूसरा है क्रोटोन, तीसरा है बरगद और चौथा है राजस्थानी ओक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रोटोन, यानी कि जो क्रोटोन पौधा है वो जो है कहाँ पे किस जगह पे पानी की आवश्यकता है या फिर नहीं है ये सब बताने में और वो जो है सक्षम होता है। वो ऐसे बताता है कि जैसे कि आप क्रोटोन का पौधा किसी भी जगह पे लगा देते हैं और अगर वहां पे पानी की आवश्यकता है तो वो क्रोटोन का पौधा क्या होता है, वो जो है सूख जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसे गांव का नाम जिसका नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। उस गांव के लोग पौधों या पेड़ों और या जानवर की बहुत देखभाल करते हैं। वह गांव किस राज्य में है? ठीक है, वो जो गांव का नाम बताना है जहाँ पे जो है पौधे पेड़ों और जानवरों की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। ठीक है, उस राज्य का जो है नाम बताना है। पहला है उत्तरांचल में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा महाराष्ट्र में। तो वह जो गांव है वो है राजस्थान में, इसका बी ऑप्शन सही होगा। जो जहाँ पे जो है खेजड़ी वृक्ष उगता है, उस मतलब एक ऐसा गांव है राजस्थान का जहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वहाँ उस गांव के लोग क्या करते हैं कि पौधे और जो पेड़ होते हैं और साथ में जो जानवर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो गांव है वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो झूम खेती है वो कैसी खेती होती है। जो झूम खेती है वो किस प्रकार की खेती है ये बताना है। पहला है जैविक खेती, दूसरा है काट और दग्ध खेती यानी काट कर जलाने वाली खेती, या तीसरा है कीटनाशक का सीमित उपयोग, चौथा है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो झूम खेती ऐसी खेती है जिसमें जो है क्या करते हैं कि वो जो लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जंगल को काटते हैं। ठीक है, वहाँ के जो पेड़ पौधे उनको काट देते हैं, उसके बाद उसको जो है जला देते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं। ठीक है, तो वो होती है झूम खेती। तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, काट और दग्ध खेती को ही झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो झूम खेती होती है उसमें पहले जो भी खरपतवार होते हैं उनको काटते हैं, उसके बाद जला देते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, तो वो होती है काट और दग्ध खेती। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिंकोना है पेड़, उसका जो पेड़ है उसके किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। पहला है जड़, दूसरा है छाल, तीसरा है पत्ता और चौथा बीज। तो सिनकोना पेड़ का जो छाल होता है उसका जो है उपयोग क्या किया जाता है, मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट ओक का पेड़ है, डेजर्ट ओक जो है एक पेड़ है जो किस देश में पाया जाता है, यानी डेजर्ट ओक किस देश में पाया जाता है ये बताना है। पहला है अबू धाबी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है राजस्थान और चौथा भारत। तो जो डेजर्ट ओक है वो जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक पाया जाता है। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों की जड़ों में दिया जाता है वह तकनीक क्या कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो तकनीक जो है बहुत ज्यादा डेवलप है वो उसमें अब क्या होता है कि जो नालियां होती छोटी छोटी पतली पतली नाली से पानी जो क्या होता है सीधा पौधों के जड़ों में जाता है। तो यह जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है। पहला है नैनो सिंचाई, दूसरा है माइक्रो सिंचाई, तीसरा फेमतो सिंचाई और चौथा ड्रिप सिंचाई। तो इस तकनीक को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पौधा कीटों को अपने जाल में फंसाता है फिर खा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है नेपेंथिस यानी कि जो आपका घटपड़ी पौधा होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकते हैं लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा कीटों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उसे खा जाता है।
पहला है अमरबेल, दूसरा है सूरजमुखी, तीसरा है कैक्टस और चौथा घटपर्डी। तो ये जो है डी ऑप्शन सही होगा। इसको जो है घटपर्डी पौधा कहते हैं या फिर नेपेंथिस कहते हैं, जो कि कीटों को अपने जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है। तो डी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के विषय में कौन सा कथन सही है। जो खेजड़ी वृक्ष है उसके विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि जो खेजड़ी वृक्ष है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कि अगर वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता तो जाहिर है कि वहां पे जल नहीं होती है, जल नहीं होता है, तो उसको जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वो छायादार होता है और उस छाया के नीचे जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और डी है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें जो है जल इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि जो है ये रेगिस्तानी इलाके में होता है, रेगिस्तानी जगहों में होता है और वहां पे ऑलरेडी पहले से जल नहीं होता और इस वृक्ष को ज्यादा जल की भी आवश्यकता नहीं होती। तो डी ऑप्शन इसका गलत होगा। ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ए, बी और सी जो है थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जानवर। ठीक है, जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे डिस्कस कर लेते हैं आज की टॉपिक में। ठीक है, जानवर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि एक हाथी दिन में कितने घंटे सोना पसंद करता है। जो हाथी है होता है वो जो है प्रतिदिन कितने घंटे सोना पसंद करता है। पहला है 3 से 4 घंटे, दूसरा है 4 से 5 घंटे, तीसरा है 2 से 4 घंटे और चौथा है 6 से 8 घंटे। तो जो हाथी होता है वो दिन में 2 से 4 घंटे सोना ज्यादा पसंद करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो हाथी है, क्योंकि हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हाथी से रिलेटेड सबको बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से घुमा के। ठीक है, तो जो हाथी है वो प्रतिदिन जो दिन में सोता है वो 2 से 4 घंटे सोता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हाथियों के बारे में कौन सा विषय गलत है। ये बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। पहला है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही नेता होती है। बिल्कुल सही। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी यानी कि जो फीमेल हाथी होती है वो जो है नेता होती है। दूसरा कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं। ठीक है, उनके जो झुंड में हाथनियां भी होती हैं, साथ में उनके कुछ बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा कि हाथी बहुत कम सोना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही है। हाथी जो है बहुत कम यानी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और चौथा है कि हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही कि हाथी जो है कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती है। हथनियां नहीं होती बल्कि उनके कुछ बच्चे भी होते हैं। साथ में जो मेल हाथी होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो कुछ साल बाद हट जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, झुंड से। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे और बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो गलत का आंसर गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर हाथी एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं। जो हाथी होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वो हट जाते हैं यानी निकल जाते हैं झुंड से। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि 10 से 12 साल, दूसरा है कि 12 से 15 साल, 10 से 12 साल नहीं होते बल्कि 12 से 15 साल झुंड में रहते हैं। ठीक है, जो नर हाथी होते हैं वो कम से कम जो है 12 से 15 साल झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जानवर का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस है। वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है बाघ। तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेंथेरा टाइग्रिस है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अंधेरे में हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो अंधेरे में यानी कि रात्रि के अंधेरे में
हम जो मनुष्य से जो है ज्यादा देख सकता है। जो हम मनुष्य की जो है देखने की क्षमता होती है उससे 6 गुना बेहतर वो देख पाता है। ठीक है। तो पहला है कुत्ता, दूसरा स्लॉथ, तीसरा शेर, चौथा बाघ। बाघ, ये बाघ जो है वो हम मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। जितना हम देखते हैं उससे 6 गुना अधिक जो है अंधेरे में मनुष्य जो है, मनुष्य के अंधेरे में, यानी कि जो अंधेरे में मनुष्यों से 6 गुना बेहतर बाघ जो है देख सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। इसकी देखने की जो कैपेसिटी होती है वो मनुष्यों से 6 गुना ज्यादा होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो कि ये समझ लेता है कि जो आवाज आ रही है वो पत्तों के हिलने से आ रही है या फिर कि वहां पे कोई जो है शिकारी झाड़ियों में छुपा हुआ है। तो इस चीज को वो जो है भाप लेता है अपने जो है जो उसकी जो है मूछें होती है, मूछों से जो है उस चीज को अंतर भाप लेता है। ठीक है। पहला है बिल्ली, दूसरा है हाथी, तीसरा है बाघ और चौथा है ये सभी। तो जो जानवर जो है पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेता है वो जानवर है बाघ। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो किसी दूसरे बाघ को उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है। ठीक है। यानी कि अगर उसका जो है उसके इलाके में कोई दूसरा बाघ है या फिर कोई दूसरा जानवर उसके इलाके में आ गया है तो उसके मूत्र की गंध से वो पहचान लेता है कि कौन सा जानवर उसके जो है इलाके में उसकी जगह पे आया था। ठीक है। पहला है कुत्ता, दूसरा है शेर, तीसरा बाघ और चौथा चीता। तो वो जो जानवर दूसरे के मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि कौन सा जानवर यहाँ पे आया था उसकी जगह पे या उसके जो है इलाके में, वो है बाघ। ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जानवरों की समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। यानी शेर और बाघ में कौन सी ऐसी समानता जो दोनों में पाई जाती है। पहला है कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है। यहाँ पे 6 होगा। ठीक है। 6 गुना ज्यादा होती है। दूसरा है कि दोनों अंधेरे में अपने मूछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ये दोनों में जो समानता होती है कि वो जो है मूछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। और इनमें दोनों में जो है मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। और तीसरा है कि दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन आपको सही होगा कि ये जो तीनों समानताएं ये दोनों जानवरों में समान रूप से पाई जाती है। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता स्लॉथ जानवर की है। कौन सी ऐसी विशेषता जो स्लॉथ जानवर है। स्लॉथ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखिएगा कि ये कौन कौन सी विशेषता है और इन्हीं विशेषताओं से ही आपका ये पूछा जाएगा। हो सकता है वहां पे आपका निगेटिव पूछ ले या फिर जो है किसी भी तरीके से आपका स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सी ऐसी विशेषता जो स्लॉथ जानवर की है। ठीक है। पहला है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। बिल्कुल सही है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं वो उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। दूसरा है कि यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो स्लॉथ जानवर होते हैं वो शौच के लिए सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं, बाकी दिन वो पेड़ पे ही लटके रहते हैं। ठीक है। तीसरा है कि स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो स्लॉथ होते हैं वो करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटके सोते हैं, जो है पेड़ पे उल्टे लटके रहते हैं। ठीक है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि ये सारी जो विशेषताएं हैं ये स्लॉथ जानवर की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकने वाला जानवर कौन सा है। ठीक है। जो स्लॉथ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी भी टाइप का पूछ ले आपको। हो सकता है कि थोड़ा आपका सीधा सीधा पूछ ले या घुमा के पूछ ले। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकने वाला जानवर कौन सा है। पहला है स्लॉथ, दूसरा है लंगूर, तीसरा है बंदर और चौथा चमगादड़। तो जो पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकने वाला जो जानवर है वो है आपका स्लॉथ। ठीक है।
यहाँ आपका सही होगा। और ये जो आपकी चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ भी लटके होते हैं, लेकिन ये आपका जानवर नहीं बल्कि ये पक्षी होता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये जो पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकते हैं तो चमगादड़ भी उल्टा ही लटकते हैं, लेकिन ये आपका पक्षी में आता है, और जो सुलात है ये आपका जानवर में आता है। और यहाँ पे जानवर पूछ रहा है तो जानवर में सुलात ही सही होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार भी, कि वो कौन सा ऐसा जानवर जिसके दांत हमेशा उसके पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। पहला चूहा, दूसरा है बिल्ली, तीसरा गिलहरी और चौथा है कि ए और सी दोनों। तो जो दो जानवर हैं आपका जो चूहा और जो गिलहरी है, इनके जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो चीजों को कुतरे ना तो उनके दांत बहुत बड़े बड़े, यानी कि उनके जो है मुंह से बाहर भी निकल आए, ठीक है। तो इतने बड़े हो सकते हैं, तो वो इसीलिए जो है चीजों को कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत जो है वो लंबे ना हो, बड़े ना हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चूहा और गिलहरी, ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है। इन दोनों जानवरों के जो है दांत हमेशा उनके जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न पक्षी, यानी पक्षियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पक्षी एक ही समय में दो भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि, यानी जो पक्षी होते हैं वो दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं, तो उनमें क्या रीजन है, किस वजह से वो एक साथ देख लेते हैं। पहला कि वे अपने गर्दन को घुमाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना गर्दन घुमाते हैं, गर्दन तो हर कोई अपना घुमाता है, लेकिन वो वस्तुओं को एक साथ नहीं देख पाते हैं, बल्कि इनके सिर के दोनों और आंखें होती हैं, इस वजह से वो दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो पक्षी होते हैं दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती, ठीक है। मान लीजिए सिर है तो उनके इस ओर और इस ओर दोनों तरफ जो है उनकी आंखें होती, बीच में चोंच होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लू सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख सकते हैं क्योंकि ये हैं, यानी जो उल्लू होते हैं वो सिर्फ जो है काला और सफेद रंग को ही देख पाते हैं क्योंकि ये क्या है वो बताना है। कि पहला है नभचर, ये नभचर है इसलिए वो काला और सफेद रंग देख सकते हैं, या फिर रात्रिचर है, या फिर उभयचर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उल्लू है वो जो काला और सफेद रंग को एक ही, मतलब काला और सफेद रंग को ही देख सकते हैं। इसकी वजह ये है कि वो जो है रात्रिचर होते हैं, यानी रात्रि में वो चीजों को देख पाते हैं, दिन में तो वैसे भी नहीं देख पाते। तो रात्रि में जो चीजें उनको दिखाई पड़ती वह तो या तो उनको काला दिखाई पड़ती है या फिर सफेद, ठीक है। इसके अलावा उन्हें कोई भी वस्तु अलग रंग में नहीं दिखाई देती। इसकी वजह यह है कि वो रात्रिचा यानी रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है, यानी पत्तों को सिलकर घोंसला बनाता है, वो कौन सा ऐसा पक्षी है, ठीक है। पहला दर्जिन चिड़िया, दूसरा कठफोड़वा। तो जो पत्तों से सिलकर अपना घोंसला बनाता है वो है दर्जिन चिड़िया। जैसा कि नाम से ही आपका समझ में आ रहा है कि जो दर्जिन चिड़िया कहने का मतलब जो सीलते हैं कपड़े को, उनको दर्जी कहते हैं। तो जो पक्षी जो है सिलकर अपना घोंसला बनाता है वो होता है दर्जिन चिड़िया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, लेकिन अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई, यानी गायब हो गई। तो वह कौन सी चिड़िया है, ये बताना है कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो कि दिल्ली में जो है अब दिखाई ही नहीं देती है, और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि एक स्पेशल डे मनाया जाता है। तो वो कौन सी ऐसी चिड़िया है, ठीक है। पहला है मोर, दूसरा है कोयल, तीसरा है तोता और चौथा गौरैया। तो डी ऑप्शन सही होगा, वो गौरैया है जो कि अब दिल्ली में सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ती, यानी कि पहले जो है गाँव में और शहरों में भी दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब तो ना तो गाँव में देखने को मिलती है ना तो शहरों में देखने को मिलती है। और इसी चिड़िया को बचाने के लिए एक जागरूकता तक बढ़ाया जाता, जागरूकता के रूप में इनका जो है स्पेशल डे मनाया जाता है, ताकि जो है गौरैया की जो है जो गौरैया लुप्त हो रही हैं वो लुप्त ना हो, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है
कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, पहला है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। तो जो मैना पक्षी है वो अपनी गर्दन को झटके से जो है आगे पीछे करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पक्षियों में से कौन सी पक्षी मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि जो मृत यानी कि जो डेड बॉडी होती है या फिर डेथ जिन जानवरों की डेथ हो जाती है उनको खाते हैं और जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। तो वो कौन से ऐसे पक्षी हैं। पहला है गिद्ध, दूसरा है चील, तीसरा है कौवा और चौथा है मैना। तो जो जानवर मृत जानवरों को खाते हैं और साथ में पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं वो जानवर है, वो पक्षी है गिद्ध। गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं साथ में, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पक्षी जिसमें नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाते हैं। एक ऐसा पक्षी होता है जिसका जो नर पक्षी है वो सुंदर घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उनमें से सबसे अच्छे घोंसले को पसंद करती है और यह तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। तो वो कौन सी ऐसी पक्षी है उसे बताना है। ठीक है, तो पहला है कलचिड़ी, दूसरा है शक्करखोरा, तीसरा है दर्जिन चिड़िया, चौथा है बया या वीवर पक्षी। तो जो पक्षी का जो नर पक्षी होता है उसका वो सुंदर घोंसला बनाता है और जो मादा पक्षी होती है वो सुंदर घोंसले को पसंद करती है, जो सबसे सुंदर होता है उसको पसंद करती है और उसके बाद उसी सुंदर घोंसले में अंडा देती है। तो वो पक्षी है बया या फिर वीवर पक्षी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवरों को हर वस्तु किस रंग में दिखाई देती है। ठीक है, जो पक्षी रात में जागते हैं उनको जो वस्तु है वो किस रंग में दिखाई देती है। पहला है बैगनी और काला, तो नहीं, ऐसा नहीं कि बैगनी दिखाई देता, बैगनी तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा रात में। दूसरा है हरा और पीला, ये ऑप्शन में गलत है। तीसरा काला और सफेद, तो जो पक्षी रात में जागते हैं या रात्रिचर होते हैं उनको जो वस्तु होती है वो जो है काला और सफेद रंग में ही दिखाई देती, बाकी अदर कलर में नहीं दिखाई देती। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला यानी कि जो भैंस होते हैं उसके पीठ पे ज्यादातर जो है देखने को मिलता है कि बगुला उसके पीठ पे बैठा होता है। तो वो किस लिए बैठा होता है वो बताना है। पहला कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो बिल्कुल सही है कि जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पे इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की पीठ पे जो कुछ जीव होते हैं, जो परजीवी जीव होते हैं उनको वो खाने के लिए बैठता है। ठीक है, वो ऐसे दिखाने के लिए नहीं बैठता दिखावटी। वो जो है वहां पे जो भैंस की पीठ होते हैं उस पे क्या होता है, कुछ परजीवी कीट होते हैं जैसे जू हो गए या फिर जो और छोटे छोटे कीट होते हैं वो उनके पीठ पे होते हैं, उन्हीं को खाने के लिए वहां पे वो बैठा दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, पहला है मैना, दूसरा है उल्लू, तीसरा है कौवा, चौथा कोयल। तो जो उल्लू है वो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है यानी गोल गोल तक वो घुमा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा युग्म उभयचर जीव है। उभयचर जीव जो है बताना कि कौन सा ऐसा युग्म है जो उभयचर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सांप और स्लॉथ, दूसरा है सांप और बिच्छू, तीसरा है मेढक और मगरमच्छ और चौथा सांप और चींटी। तो उभयचर का मतलब ये होता है कि ऐसा जीव जो कि पानी में भी रह सके और जो जमीन पे भी यानी कि जलचर भी हो और साथ में थलचर भी हो, वो होते हैं उभयचर जीव। ठीक है, तो सांप और स्लॉथ यानी सांप तो रह सकता है पानी में और स्थल में, लेकिन स्लॉथ पानी में नहीं रहता, ये ऑप्शन गलत होगा। सांप और बिच्छू, सांप रहता है लेकिन बिच्छू नहीं रहता दोनों जगहों पे, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा मेढक और मगरमच्छ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो मेढक और मगरमच्छ होते हैं ये जल में भी रह सकते हैं साथ में आपके थल में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं।
तो थर्ड ऑप्शन जो है ये सही होगा, इसका सही जो है युग्म उभयचर जीव की श्रेणी में आता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया, जो आपका दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक चला है एग्जाम, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो उस पक्षी के नाम बताना जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है। ठीक है, यानी उसका जो फेस है उसकी जो है सामने की तरफ होती है आंखें। ठीक है, तो वो कौन सा पक्षी है? पहला है चील, दूसरा है यहाँ पे बाज होगा। ठीक है, बाज, तीसरा है गिद्ध और चौथा है उल्लू। तो उस जो पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती वो होता है उल्लू, इसका डी ऑप्शन सही होगा। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की तरह सामने की ओर होती हैं। ठीक है, तो ये उल्लू है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पक्षियों का समूह जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं, वे पक्षी हैं कौन से? ऐसे पक्षी हैं जो हमारी तुलना में, यानी कि हम मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाज, कौवा और कबूतर। तो बाज तो देख सकता है, लेकिन कौवा और कबूतर नहीं देखते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है बाज, चील और गिद्ध। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बाज और चील और गिद्ध, ये जो 3 पक्षी हैं वो ऐसे समूह हैं जो कि इनकी जो देखने की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो हम मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देखिएगा, कभी कभी हो सकता है यहाँ पे 2 गुना पूछ ले, यहाँ पर 6 गुना पूछ ले, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है 4 गुना पूछता है। ठीक है, कि जो ऐसा पक्षी का समूह जो हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकता है, तो वो है बाज, चील और गिद्ध। ये ऊंचाई पे आसमान में उड़ते हुए भी वो जो है चीजों को आसानी से देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त विशेषताएं हैं मधुमक्खी की, वो बताना है। ठीक है, पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बिल्कुल सही है कि जो मधुमक्खियों में जो रानी मक्खी होती है वही सिर्फ अंडे देती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि नर मक्खी का कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं रहता। बिल्कुल सही है कि जो नर मक्खी है उसका जो है कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती, जो मादा मक्खी होती है वही जो है कार्य करती है, तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, जितनी भी मादा मक्खियां होती हैं वो अंडे देती है, यहाँ पे दिया हुआ, या जबकि ये गलत है, वहां पे अंडे नहीं देती है। सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और चौथा है कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है, फिर उसे छत्ते में लेकर आती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो जितनी भी कार्यकर्ता मक्खियां होती हैं वो भोजन को पहले खोजती हैं, उसके बाद जब भोजन मिल जाता है तो उसको छत्ते में लेकर आती हैं, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन सही है, सी आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ए, बी और डी, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है घर या फिर आवास। विभिन्न राज्यों से संबंधित जितने भी घर हैं या फिर जो आवास हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, या फिर जो है किस तरीके के लोग जो है बनाते हैं अपना अपना घर अपने अपने राज्यों में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ये बताना है कि किस सामग्री से बने हुए जो घर होते हैं वो सर्दी यानी कि जो ठंडियों में और गर्मियों में दोनों मौसम में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, पहला है पत्थर, यानी पत्थर से बने हुए घर या फिर ईंट, तीसरा है कंकड़ और चौथा लकड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लकड़ी। जो लकड़ी से बने घर होते हैं, लकड़ी से बने, वो जो है सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी सर्दी में उनमें ज्यादा सर्दी नहीं लगती और गर्मी में उसमें जहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती, तो ये लकड़ी के जो है जो बनाए हुए घर होते हैं वो दोनों मौसमों सर्दी और गर्मी के लिए उपयुक्त होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाक्का के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये 25 से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे आ गया, फिर भी देख लेते हैं कि जो फाक्ता है उसके विषय में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि केवल ए, यानी कि यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। ठीक है,
जो फाख्ता पक्षी है ये जो है निम्न ऊंचाई वाले पौधों वृक्षों पर जो है घोंसला बनाता है। तो बिल्कुल सही है कि जो ये फाख्ता पक्षी होते हैं जो निम्न ऊंचाई वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें जो है घोंसला बनाती है। दूसरा है कि यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। बिल्कुल सही है कि ये जो फाख्ता पक्षी है ये जो अपना घोंसला बनाती है वो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ठीक है, यहाँ पे आवास और या घर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम जो है वो पक्षियों के घोंसलों से भी संबंधित है, साथ में जो मनुष्य के घर हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन है, उन सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पक्षियों के घोंसलों से संबंधित। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला जो घोंसला है वो बनाने वाला पक्षी कौन सा है। पहला है सूर्य पक्षी या फिर शक्करखोरा, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी, चौथा है कलचिड़िया भारतीय रॉबिन। तो जो छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है वो है शक्करखोरा यानी कि सूर्य पक्षी। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घरों के विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, जो नीचे दिए गए विवरण दिए गए हैं घरों के उन पे बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि राजस्थान में लोग कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। बिल्कुल सही है कि जो राजस्थान के घर होते हैं वो वहाँ की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती है और जो राजस्थान के घर होते हैं वो मिट्टी के घर बने होते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि मनाली में घरों को बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं, जो मनाली में घर जो है बांस के खम्भों पर नहीं बनाए जाते, बल्कि जो असम है वहां पे जो है बांस के घर बांस से है, वहां के जो घर है वो बांस के खम्भों से बनाए जाते हैं, यानी कि असम के जो घर होते हैं वो बांस के खम्भों से बनाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। सी है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए, जो भूतल है वो जानवरों के लिए और जो आवश्यक चीज होते हैं घर से रिलेटेड जो चीजें होती है उनको वहां पे भंडारण किया जाता है। तो ये सी ऑप्शन सही है कि लेह में 2 मंजिल का घर बना होता है। तो जो नीचे का तल होता है यानी भूतल होता है वो जानवरों के लिए होता है और कुछ जो है आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए होता है, और जो ऊपर का तल होता है उस पे जो है मनुष्य रहते हैं। तो ए और सी यहाँ पे सही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है। ए और सी कहाँ पे, हाँ ए और सी थर्ड नंबर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा है गिद्ध और चौथा है चील। तो जो वो पक्षी है जो कि कई सालों तक अपने घोंसले का जो है उपयोग करता रहता है और उसके घोंसले का जो आकार होता है वो 4 से 5 फीट का होता है, तो वो पक्षी है चील। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है। ठीक है, कौन सी ऐसी पक्षी है जो कि जो है जमीन पे जो पड़े पत्थर होते हैं उनके बीच पे बनाती है। तो वो है आपका कलचिड़ी। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। कलचिड़ी जो पक्षी है वो अपना घोंसला जमीन पर पड़े हुए जो पत्थर होते हैं उनके बीच में बनाती है। ठीक है, जो पत्थर ऐसे पड़े होते हैं तो उन्हीं के बीच में अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, तो वो है कलचिड़ी। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो प्रजाति के लोग अपने घर यानी इग्लू को बर्फ से बनाते हैं, इसका कारण है। यानी कि जो एस्किमो प्रजाति के लोग होते हैं वो अपने घर को बर्फ से बनाते हैं जो कि इग्लू कहा जाता है। वो जो है इग्लू को जो है बर्फ से बनाने का क्या कारण है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। जी बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर से रोकती है, यानी कि जो अंदर की गर्मी है वो बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा कि जो बर्फ से घर बनाते हैं उनका उसका जो कारण होता है यही होता है कि जो बर्फ की दीवारें होती हैं उनके बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर से आने से रोकती है। ठीक है, जो अंदर की गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, ताकि वो अंदर ही रहे और वो जो है गर्म बना रहे। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं। बिल्कुल सही है कि जो कबूतर और गौरैया पक्षी हैं ये जो है मनुष्य के घरों में घोंसला बनाते हैं। दूसरा है कि गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसले में भी रहता है।
तो बिल्कुल सही है कि जो गिद्ध है वो चील के जो छोड़ा हुआ घोंसला होता है जिसको वो खाली कर देता है उसमें वो रहने लगते हैं। तो तीसरा है कि उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो उल्लू है वो जो पेड़ का खोखला भाग होता है उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। जो एस्किमो जनजाति के घर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है इग्लू। ठीक है, जो कि वो बर्फ से बनाते हैं, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस काम के लिए करते हैं। ठीक है, जो लद्दाख के लोग होते हैं उनके घर की जो मंजिलें होती है वो जो निचली मंजिल होती है उसका जो है उपयोग किस काम के लिए करते हैं ये बताना है। ठीक है, पहला है खाना बनाने के लिए, दूसरा है मेहमानों को ठहराने के लिए, तीसरा है सामान और जीवों को रखने के लिए, ठीक है, जो कि जानवर वगैरह है उनको रखने के लिए, चौथा इन सभी के लिए। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि इन सभी चीजों के लिए वो निचले मंजिल का प्रयोग करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही अपने टेंट को प्लास्टिक शीट से बनाते हैं ताकि, यानी किस वजह से जो है अपने टेंट को प्लास्टिक के शीट से बनाते हैं। पहला, उन्हें कोई देख ना ले, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा, वे भूस्खलन से बच सके, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है कि उन्हें ठंड ना लगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उन्हें ठंड ना लगे इसलिए जो है अपने जो टेंट को वो प्लास्टिक से बनाते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाएं गाय के गोबर से अपने मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपती हैं, यानी किस वजह से जो है वो अपने घर की दीवारों और फर्श को लीपती हैं। पहला है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, जी नहीं। दूसरा है कीड़ों को दूर रखने के लिए, बिल्कुल सही। जो है वहाँ के कीड़ों को दूर रखने के लिए जो है वो वहाँ की महिलाएं जो है घर की दीवारों को फर्श या दीवारों को या फर्श को लिपती है ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो घर के अंदर ना आ पाए, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थर के बने ऐसे घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, उनकी छतें ढालू एवं बर्फ से ढकी होती है, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे घर जो कि जहाँ की फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, और ढालू होने के साथ साथ वो बर्फ से भी ढकी होती है, तो ऐसे घर कहाँ होते हैं। तो पहला है राजस्थान, तो राजस्थान में नहीं होते क्योंकि वहां तो बर्फ गिरती ही नहीं। दूसरा है लद्दाख, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जो लद्दाख के घर होते हैं तो वहाँ की जो घर की फर्श और छतें होती है वो लकड़ी की बनी होती है, साथ ही वहाँ की जो छतें होती है वो ढालू होती है। ठीक है, और जो वहाँ की छतें होती है वो बर्फ से ढकी होती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ गिरती रहती है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। कौन सी विशेषताएं जो है लेह या लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला है कि पेड़ के टहनी से होगा यहाँ पर। ठीक है, पेड़ की टहनी से बनी लकड़ी की ढालू छतें। ठीक है, दूसरा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये बिल्कुल सही है। लद्दाख के मकान की विशेषता है कि वहाँ की जो निचली मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती। दूसरा है कि पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही है कि वहाँ की जो लद्दाख के जो मकान के जो है दीवारें होती है वो पत्थर मिट्टी और चूने से बनी होती है। और चौथा है कि लकड़ी की फर्श होती है, जहाँ जो लद्दाख की फर्श होती है वो लकड़ी की फर्श होती है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा और चौथा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से
भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव किस राज्य से स्थित है? ठीक है, यह गांव जो है किस राज्य में स्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। दूसरा असम में, तो ये ऑप्शन सही होगा सेकंड ऑप्शन की जो असम के घर है वो जो है बांस के बने होते हैं, बांस के मजबूत खंभों से बने होते हैं, और जो उनकी ऊंचाई होती है वो 10 से 12 फुट के जो ऊंचाई पे बने होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे जो है हमेशा बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां पे घर को जो है बांस के खंभों से बनाकर जो है बांस के जो खंभे हैं उस पे टिका कर बनाया जाता है, ताकि जो बारिश का पानी है वो नीचे घर के नीचे से वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, इस वजह से वहां पे जो असम में जो है बांस के घर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पे घर टिकाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो है वहाँ के जो घर होते हैं वो ऐसे 10 से 12 फुट के जो है बांस के खंभे होते हैं उनको ऐसे ऐसे खड़ा करके उसके ऊपर घर बनाया जाता है। ठीक है, और जो बारिश का पानी होता है वो नीचे से आसानी से निकल जाता है, तो वो जो है ऐसे घर जो है असम में बनाए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारों में दीमक न लगे? तो ये जो है जिस राज्य में गोबर से लीपा जाता है, यानी मिट्टी से बने घरों को जो गोबर से लीपा जाता है ताकि जो है वहां पे दीमक न लगे, वो घर है राजस्थान के। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के जो घर होते हैं उनको गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारों में दीमक न लगे या फिर कीड़े ना आए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, दूसरा है कठफोड़वा चिड़िया। कठफोड़वा जो चिड़िया है वो जो है पेड़ के तनों में छेद करके, यानी जैसे पेड़ है तो उसके तनों में छेद करके अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, तो वो है कठफोड़वा चिड़िया। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता रहता है। इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर व केरल राज्य में पाई जाती है। इसका उपयोग पर्यटन के लिए होता है, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो इस प्रकार के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसका पहला ऑप्शन है हाउस बोट, ये हाउस बोट ही कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, हाउस बोट जो होते हैं वो पानी पे तैरते रहते हैं, और ये जो है लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी इसमें बनी होती है जिसको कि खत्म बंद कहते हैं। जो लकड़ी की नक्काशी बनी होती है उसको खत्म बंद करते हैं कहते हैं। ठीक है, ये जो है हाउस बोट कहलाते हैं, और ये जो है जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर और केरल जैसे राज्यों में पाई जाती है, और ये जो है इनका जो उपयोग है यानी हाउस बोट का उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पर्यटक आते हैं उनके जो है उनके लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह लटका हुआ होता है? पहला है कौवा, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा वीवर पक्षी। तो जो वीवर पक्षी होता है उसका जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह लटका हुआ होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह पक्षी जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वह पक्षी कौन सा है? ठीक है, वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? पहला है शकरखोरा, दूसरा है कौवा, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वो है पक्षी कौवा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। जो कौवा है वो जो है पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नृत्य से संबंधित। नृत्य से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे कि जो कुचिपुड़ी है ये एक लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है ये बताना है। ठीक है, पहला है बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है ये जो इसका जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी लोक नृत्य का जो है बहुत ही महत्व है, तो इसका जो है संबंध आंध्र प्रदेश से है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो शास्त्रीय नृत्य कथकली है उसका संबंध किस भारतीय राज्य से है ये बताना है। तो उसका पहला ऑप्शन है केरल, और केरल ही सही होगा। जो कथकली नृत्य है उसका संबंध केरल राज्य से है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ की विशिष्ट शैली है? ठीक है, जो गरबा लोक नृत्य है ये कहाँ की विशिष्ट शैली या फिर कहाँ से संबंधित है? तो ये है
गुजरात से, ठीक है। गुजरात का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है गरबा, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार की नृत्य जिसे चेराऊ या चिराऊ नृत्य कहा जाता है, यह कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है पहला ऑप्शन मिजोरम, ये सही होगा कि मिजोरम का जो है प्रसिद्ध नृत्य है जिसको चिराऊ नृत्य या चिराऊ नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है डांडिया लोक नृत्य। ये कहाँ का है? पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा गुजरात। तो जो डांडिया लोक नृत्य है वो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू जो लोक नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो बिहू है आपका असम का, ठीक है। बिहू जो लोक नृत्य है वो असम से संबंधित है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट जो है वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? ये जो वर्ली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ली एक पारंपरिक कला है जो कि जो है किस स्थान पे, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? जो वर्ली है एक पारंपरिक कला भी है और वर्ली नामक एक स्थान भी है जो किस राज्य में है ये बताना है, ठीक है। पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो है ये स्थित है, वर्ली नामक जो स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य में है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सही है? पहला है कर्नाटक यानी कथक, जो कथक नृत्य है वो उसका संबंध कर्नाटक से है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है असम बिहू, तीसरा है ओडिशा भारतनाट्यम और चौथा तमिलनाडु लावड़ी से। तो इसका जो सही जोड़ा है वो है असम बिहू, यानी कि जो बिहू नृत्य है उसका संबंध असम राज्य से है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मधुबनी चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बिहार राज्य से संबंधित, ठीक है। इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो आप सभी को पता है जो ओणम त्योहार है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है, इसका जो संबंध है वो है केरल राज्य से, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम है और इसका किस राज्य से संबंध है? ठीक है, पहला है तोरंग मिजोरम, तो ये ऑप्शन गलत है। तोरंग का जो है मिजोरम से संबंध नहीं है, मतलब इस जो नाच का संबंध तोरंग है मिजोरम से नहीं है। दूसरा कुड़ुक झारखंड, ये भी नहीं है। झूम और झारखंड ये भी नहीं है, बल्कि इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो इसको जो है इस नृत्य को चिराव कहते हैं, यानी चिराव या फिर चिराव कहते हैं, जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोंगल नामक त्योहार का संबंध किस राज्य से संबंधित है। पोंगल नामक त्योहार है उसका संबंध किस राज्य से है? पहला है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। तो पोंगल नामक जो त्योहार का संबंध है वो है तमिलनाडु, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पोंगल नामक त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालबेलिया और झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जो कालबेलिया और झूमर नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है ये बताना है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है राजस्थान। तो जो कालबेलिया और झूमर नृत्य का संबंध है वो है राजस्थान से। राजस्थान में कालबेलिया और झूमर नृत्य किया जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि तमाशा और लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, जो तमाशा और लावड़ी है लोक नृत्य, ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो पहला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ही ये जो है नृत्य है। जो तमाशा और लावड़ी है ये जो प्रसिद्ध नृत्य है ये महाराष्ट्र का ही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है
उसको सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है मोहिनीअट्टम, क्या मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश से है। दूसरा है रासलीला, तीसरा है झूमर और चौथा कथक। इनको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करेंगे। तो जो ये मोहिनीअट्टम है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से एक इसे ऐसे जो है सुमेलित करेंगे। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक से संबंध है। ठीक है, अब बचता है राजस्थान। राजस्थान का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा झूमर से। राजस्थान में झूमर नृत्य किया जाता है, तो आपका बी नंबर आपका थर्ड से हो जाएगा। और आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो है रासलीला का नृत्य किया जाता है, तो रासलीला का जो संबंध वो यूपी से होगा। और बचेगा मोहिनीअट्टम, तो वो हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल का संबंध मोहिनीअट्टम से है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होगा कि जो है पहला का जो है यानी ए का जो है चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, सी का हो जाएगा दूसरा, और जो है डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ए का जो है चौथा कहाँ पे है देख लेते हैं। ए जैसे ए का यहाँ पे नहीं दिया हुआ, पहला दूसरा दिया हुआ, तो ए का चौथा हो जाएगा दूसरा, और बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है केरल का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौटंकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये नौटंकी जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यात्रा। ठीक है, यात्रा से संबंधित क्वेश्चन जो है हर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यात्रा से संबंधित पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, एक जो रेल टिकट होता है, यानी कि ट्रेन, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो एक जो है टिकट बनता है, तो उसमें कौन कौन सी जानकारी है जो कि प्राप्त की जाती है एक आरक्षित रेल टिकट से, तो वो बताना है कि कौन कौन सी जानकारी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, यानी कि जो टिकट होता है उसमें टिकट बुक कराने की तारीख होती है, उसका समय दिया होता है। यात्रा शुरू करने की तारीख यानी जिस दिन से हम यात्रा शुरू करते हैं उस दिन का तारीख और समय दिया होता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो है टिकट में उस दिन की, जिस दिन बुक कराते हैं उस दिन की तारीख होती है, उस दिन का समय होता है, और जिस दिन यात्रा हम शुरू करते हैं उस दिन की तारीख और समय दिया होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि डिब्बे का नंबर, जिस डिब्बे में आपको बैठना है उस डिब्बे का नंबर लिखा होता है, उस बर्थ का नंबर और किराया, कितना किराया पड़ता है वो किराया भी टिकट में लिखा होता है, तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि यात्रा करने वाले का नाम और आयु और लिंग, यात्रा करने वाले का नाम और आयु जो है नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ये जो है सी ऑप्शन गलत होगा। डी है कि ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, ट्रेन का नंबर, नाम और वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम भी बिल्कुल टिकट में दिया होता है, तो डी नंबर भी सही है। और चौथा है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, जिस स्टेशन पे आपको उतरना है वो उस स्टेशन का जो है तारीख और समय भी दिया होता है, तो पहला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी आपका गलत है, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन सही है। ए बी डी और ई यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, किसी भी ट्रेन के जो टिकट होता है उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम, आयु या लिंग नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बताना है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का चयन कीजिए। कौन कौन सी जो जिम्मेदारी जो ग्रुप लीडर की होती है। ठीक है, यानी कि जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं माउंटेनियरिंग का, उसमें जो ग्रुप लीडर होती है उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं वो बतानी है। ठीक है, पहला है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करता है। जो एक ग्रुप लीडर होता है वो अन्य लोगों का जो सामान होता है वो उठाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
दूसरा है कि पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे उनका अनुसरण करे। ये ऐसा नहीं है कि वो जो लीडर होगा वही आगे चलेगा, बाकी लोग उसका अनुसरण करेंगे, तो बी ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है कि जो चल ना पाए उससे रुकने के लिए कहना। ये ऑप्शन भी गलत है कि जो चल नहीं पाता उसको रुकने के लिए कहेंगे। ठीक है। तीसरा और चौथा दिया हुआ है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने की व्यवस्था करना। बिल्कुल सही है कि जो ग्रुप लीडर है उसका एक जिम्मेदारी होती है, तो जो भी उनके साथ के जो साथी है अगर वो बीमार होता है तो उसका ध्यान रखना और सभी ग्रुप मेंबर्स के लिए जो है खाने की व्यवस्था करना। तो ये ऑप्शन भी सही है। और ई नंबर है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना भी एक जो है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। तो ठीक है, तो ए डी और ई ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। तो थर्ड नंबर ए डी और ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। यह विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? ठीक है, जो यह विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है बताना है। पहला है डिब्रूगढ़ से मुंबई, तो ऐसा नहीं है, डिब्रूगढ़ से मुंबई नहीं चलती बल्कि चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये ऑप्शन सही है कि जो गतिमान एक्सप्रेस है वो जो है सबसे ज्यादा दूरी जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वो तो गतिमान एक्सप्रेस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है, तो यह जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ चलती है, तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, जो कि सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी जो है, अलबिरूनी या अलबरूनू नाम का व्यक्ति कौन था? जो अलबिरूनी है या कहीं कहीं अलबरूनी भी आता है, तो वो जो व्यक्ति है वो कौन था ये बताना है। ठीक है, पहला है कि वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया। बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। बिल्कुल सही कि जो अलबरूनी था, यानी जो अलबिरूनी या अलबरूनी जो है व्यक्ति था वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। उसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बिल्कुल सही कि जो अलबिरूनी थे वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, उज्बेकिस्तान से आया था और उसने भारत में एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने के लिए सहायक है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। यह कहाँ पर है या किस राज्य में है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा कर्नाटक। तो जो पोचमपल्ली गांव है यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है? जो टिकट होता है रेल का या ट्रेन का, उसमें कौन सी जानकारी है वो जो है उसमें लिखी होती है? ठीक है, पहला है कुल किराया, यानी कि जितना भी किराया पड़ता है वो दिया होता है। यात्रा की तिथि दी होती है, आरक्षण की तिथि, ये सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये सारी चीजें जो है एक आरक्षित टिकट में लिखी होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। जो अबू धाबी है उसके विषय में कौन सी सारी चीजें सही है वो बताना है। पहला है यह रेगिस्तानी इलाके में है। बिल्कुल सही कि जो अबू धाबी है वो रेगिस्तानी इलाके में है, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा है कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। बिल्कुल सही, वहां पे जो है पानी जो है पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है, तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। जो अबू धाबी की स्थानीय भाषा वो अरबी मानी जाती है। बिल्कुल सही है। और चौथा कि अबू धाबी की मुद्रा रुपए या को दिनार कहते हैं। बिल्कुल नहीं, वहां की जो मुद्रा है उसको उसके रुपए को दिनार नहीं कहते, तो डी ऑप्शन ये गलत होगा। ए बी और सी सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन ए बी और सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी में कौन सी जानकारी होती है? यानी कि जो स्टेशनों पे ट्रेन जो है जहाँ पे ट्रेन आती है, जो स्टेशन होते हैं वहां पे जो समय सारणी का एक चार्ट बना होता है उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है ये बताना है। पहला है स्टेशनों की दूरी, दूसरा है परिवहन रूट का विवरण, यानी कि किस किस रूट से कौन कौन सी ट्रेनें आएंगी जाएंगी उसका विवरण भी दिया होता है, स्टेशनों की दूरी भी दी होती है। तीसरा है कि यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम। जब आप यात्रा करते हैं तो आपके यात्रा के दौरान कौन कौन से स्टेशन आते हैं उनका भी विवरण दिया होता है।
और डी है इनमें से सभी। तो ये सारी चीजें जो है एक जो स्टेशन पर समय सारणी लगी हुई होती है या फिर चार्ट बना हुआ होता है उसमें ये सारी जानकारी दी हुई होती है। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की संख्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि वहां पे पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो समस्या ना हो। ठीक है। पहला है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग से। बिल्कुल सही कि जो कहीं भी आना जाना है आपको तो आप अपनी व्यक्तिगत साधन का ना यूज करके वहां के जो सार्वजनिक यातायात के साधन उनका यूज करें ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो काफी हद तक कम है। क्योंकि जब हम सार्वजनिक साधन का यूज करेंगे तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें जो है कमी आएगी। ठीक है। क्योंकि जो है साधन बहुत कम चलेंगे, जितने सार्वजनिक साधन चलते हैं उन्हीं में अपना काम चलाएंगे। तो जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि अक्सर घर से बाहर जाने से बचने से। तो जो है ये ऑप्शन गलत होगा। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था के प्रयोग से हम जो है व्यक्तिगत रूप से ये सहयोग दे सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, उस पर्यावरण प्रदूषण कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटे का समय लगता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक पश्मीना शाल है वो जो है कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है। ठीक है। तो जो है पहला ऑप्शन है 10 यानी कि 10 स्वेटरों का। तो बिल्कुल नहीं, 10 स्वेटर का नहीं बल्कि 6 स्वेटर का जो है एक जो पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है और इसको बुनने में जो टाइम लगता है वो लगता है 2.5 घंटे का। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो एक पश्मीना शॉल है उसको लगभग 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है पश्मीना शाल और इसको बुनने में जो है 250 जो है यानी कि 2.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, वह भारत किसके साथ आया था। जो अल बरूनी है या अल बरूनी है वो भारत किसके साथ आया था। पहला मोहम्मद गौरी, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा मेगस्तनीज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो अल बरूनी है वो उज्बेकिस्तान का तो निवासी था, बिल्कुल सही है, लेकिन वो भारत आया था किसके साथ। वो भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है। ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो है सुनीता विलियम के नाम पे। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस महीने में और किस डेट को। ठीक है। तो पहला है 29 मई, दूसरा है 25 मई, तीसरा है 20 मई, चौथा 28 मई। तो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, 29 मई को। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट। ये जो है पहाड़ों की रानी जिनको जो है बछेंद्री पाल को कहा जाता है पहाड़ों की रानी, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है। पहला है किताबुल हिंद, दूसरा है इंडिका, तीसरा है रेहला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है किताबुल हिंद। इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। ठीक है, वो कौन सा यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था यानी पढ़ाई करने आया था। पहला है मेगस्थनीज, दूसरा है फायान, तीसरा है बारबोसा और चौथा हुएनसांग। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आए थे वो जो है यात्री है हुएनसांग। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो माउंट एवरेस्ट है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कोमोलोगमा, तीसरा है सागरमाथा, चौथा उपरोक्त सभी। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जिस नाम से जाना जाता है वो है कोमोलोगमा। कोमोलोगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जाना जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो पर्वतारोहण यानी कि जो पर्वतारोही है जो कि पर्वत पे चढ़ते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा कोमोलोगमा, तीसरा सागर माथा। तो इसको सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेपाली भाषा में इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो वो थी सुनीता विलियम्स। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सुनीता विलियम्स जो थी वो अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस प्रदेश से? यानी जो कर्णम मल्लेश्वरी है जो कि एक वेट लिफ्टर है, वो किस प्रदेश से है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन थी? तो पहला ऑप्शन है वहीदा प्रिज्म, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा यूरी गागरिन, चौथा बछेंद्री पाल। तो भारतीय नौसेना में जो शामिल होने होने वाली पहली भारतीय महिला थी जो कि जम्मू कश्मीर की थी वो थी वहीदा प्रिज्म। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। इसका पहला ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? ठीक है, जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी वो किस राज्य से या कहाँ से करी थी? तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है साबरमती, तीसरा गुजरात और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने तो जो दांडी यात्रा की शुरुआत की थी वो की थी अहमदाबाद से। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुड़ुख किस राज्य के लोगों की भाषा है? तो जो कुड़ुख है वो जो है झारखंड के लोगों की जो है भाषा है। झारखंड के जो लोग हैं वो जो है कुड़ुख जो है भाषा का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भोजन यानी कि पकवान। विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, जो पकवान बनाए जाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवरों से प्राप्त होने वाला शाकाहारी खाद्य पदार्थ जो जानवरों से प्राप्त होता है लेकिन वो शाकाहारी है? पहला है मांस। तो मांस तो वैसे भी आपका मांसाहारी है यानी नॉन वेज है। दूसरा दूध, तीसरा चिकन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चिकन नहीं हो सकता। जो दूध है वो जो है जानवरों से प्राप्त होने वाला शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, तो इसका सेकंड ऑप्शन दूध इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो मिड डे मील योजना है जो कि प्राइमरी में चलती है, इसका जो है शुरुआत कब हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1995 में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस समूह में केवल जड़ें हैं? ठीक है, सिर्फ जड़ें हैं। वो बताना कि कौन सा ऐसा समूह जिसमें सिर्फ जड़ें हैं। ठीक है, पहला है मूली, सलजम, गाजर और गेहूं,
तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें जड़ और तने दोनों हैं। दूसरा है शकरकंद, गाजर, मूली और मक्का, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद, ये जो चार समूह हैं ये जो है सिर्फ जड़ें हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका किस राज्य का प्रिय भोजन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। टेपियोका तो आपका हमेशा पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो टेपियोका है वो किस राज्य का प्रिय भोजन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा उड़ीसा। तो ये जो टैपियोका है जो कि बहुत ही प्रिय भोजन है, जो कि नारियल की डली के साथ जो है उबला हुआ टैपियोका का यूज होता है। यानी नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ जब उबला हुआ टैपियोका का जो है प्रयोग होता है तो वो किस राज्य का प्रिय भोजन बनता है, वो बनता है केरल का। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल बाफला किस राज्य से संबंधित है। जो दाल बाफला एक भोज्य पदार्थ है वो किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो जो दाल बाफला का संबंध है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध जो है भोजन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंगो और पोस्तो किस राज्य का प्रसिद्ध पकवान है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध पकवान है जिंगो और पोस्तो। तो ये जो प्रसिद्ध पकवान है वो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि जिंगो और पोस्तो जो है पश्चिम बंगाल का ही पकवान है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का भोजन है। ठीक है, जो राजमा चावल है और ये छोले भटूरे हैं ये किस राज्य का जो है प्रसिद्ध भोजन, तो आप सभी को पता है कि ये पंजाब से संबंधित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इन समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के सही तरीके दिए गए हैं। ठीक है, वो तरीका चुनना है जो कि सही तरीका है खाना पकाने का। ठीक है, पहला है तलकर, भिगोकर या भूनकर। तो भिगोकर नहीं, अगर तलते हैं तो उसको भिगोते नहीं है। खाना पकाने में भिगोने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है सेंक कर, तल कर और भून कर। ये ऑप्शन सही होगा। कोई भी खाना पकाने का जो तरीका होता है वो सेक कर भी होता है, तल कर भी होता है और भून कर भी होता है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो लिंग हु फेन फेन जो खाया जाता है वो खाया जाता है हांगकांग का। ठीक है, ये हांगकांग का बहुत ही प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है। तो इसका संबंध हांगकांग से है। इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज है जो सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे। पहला छोले भटूरे तथा लस्सी, दूसरा है इडली चटनी और चटनी तथा वड़ा, तीसरा है कि पूरी साग तथा ठंडा दूध, चौथा ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो जो ये जो अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद का जो स्टेशन है वहां पे जो ज्यादा से ज्यादा लोग बेचते हुए मिलेंगे वो है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ठीक है, ये जो भोज्य पदार्थ है वो आपको जो अहमदाबाद के स्टेशन पर ज्यादातर जो दुकानदार है वो बेचते हुए मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो अहमदाबाद है वहां पे ढोकला चटनी नींबू वाले चावल ये जो है वहां पे ज्यादातर जो दुकानदार है वो बेचते हुए मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, और एक पूछा जाता है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कौन से राज्य के लोग खाते हैं। ठीक है, तो जो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं जहाँ के लोग वो है गोवा। यानी गोवा के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो नारियल के तेल में मछली को पका कर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों के तेल में जो है मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो खाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो नारियल के तेल में पकाकर खाए मछली वो है गोवा के लोग, क्योंकि गोवा में ज्यादा
गोवा में ज्यादा से ज्यादा नारियल होता है, पाया जाता है, तो वहां पे जो है लोग मछली को जो है नारियल के तेल में पकाते हैं, और जो है जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पका कर खाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको तटीय क्षेत्र वाले लोग कहेंगे। तो ये जो है क्या खाते हैं। पहला है गेहूं, दालें और चावल। तो बिल्कुल नहीं, वहां पे जो है गेहूं, दालें और चावल तटीय क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा है मक्का, बाजरा, ये भी नहीं होगा। तीसरा चावल और मछली। जी हाँ, जो तटीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो जो है ज्यादा से ज्यादा चावल और मछली खाएंगे, क्योंकि वहां पर चावल की पैदावार ज्यादा होगी, और तटीय क्षेत्रों में जो है मछली भी मिलेगी, क्योंकि समुद्र तटीय जगह रहेगा, स्थान रहेगा, तो वहां जाहिर है कि मछलियां ज्यादा मिलेंगी। तो वो लोग है चावल और मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है। जो उत्तपम है वो किस राज्य का पकवान है। पहला है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु। तो जो उत्तपम है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध पकवान है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खाना आपको तुरंत ऊर्जा देता है। कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो आपको तुरंत ऊर्जा देता है। तो वो है उबला चावल। अगर आप उबला चावल जो है खाते हैं बजाय पिज्जा, बर्गर और समोसा के, तो ये जो है आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचनार की जो सब्जी है वो किस राज्य के लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो जो कचनार की सब्जी है ये जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो है भोज्य पदार्थ है। उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार की सब्जी बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सहजन के फूलों की सब्जी खाते हैं वो है महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि महाराष्ट्र के लोग जो है सहजन की सब्जी बनाकर खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। जो मलयालम है वहां पे माँ के बड़ी बहन को क्या कहा जाता है ये बताना है। पहला है अमू अम्मा, दूसरा है बली अम्मा, तीसरा चिटप्पन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा कहा जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है रिश्तों से संबंधित क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मलयालम भाषा में चाची को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मलयालम भाषा में जो चाची है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कुचम्मा। ठीक है, जो मलयालम भाषा में जो चाची है उसको कुचम्मा कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा जिस राज्य को कहा जाता है वह है केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मसाले जो है उगाए जाते हैं, या फिर उनकी पैदावार अच्छी होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है फर्स्ट यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 22 मार्च। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा रोग व्यक्ति में जल प्रदूषण से होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा रोग है जो जल प्रदूषण से होता है। तो कमर दर्द नहीं होता जल प्रदूषण से, पीलिया, हैजा और टाइफाइड, ये जो तीन रोग है वो जल प्रदूषण से होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, सी और डी। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ठीक है, पहला है भूमिका निर्वाह के द्वारा, दूसरा है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, तीसरा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रदर्शन या गृह कार्य के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा कि जो है भूमिका निर्वाह के द्वारा किया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा भी जो है इसको समझा जा सकता है। और तीसरा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी समझा जा सकता है। तो चौथा है कि जो है प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा नहीं, ये जो है ए, बी और सी ये तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, चौथा इसका गलत है, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक भिन्न है, ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें से एक भिन्न बताना, कौन सा एक भिन्न है। ठीक है, पहला है झरना, दूसरा है पर्वत, तीसरा है झील और चौथा नदी। तो इसमें जो एक भिन्न है इन सभी पांचों में, तो वो एक भिन्न है, वो है पर्वत। ठीक है, क्योंकि जो पर्वत है उसमें जो है जल इकट्ठा नहीं होता है, उससे से जो जल निकलता है वो धीरे धीरे करके निकलता है। लेकिन झरना, झील और नदी में जल क्या होता है, वो इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो ये तीन चीज सेम है, और जो पहाड़ है ये जो है डिफरेंट है, अलग है, तो इसका बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ये जो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है ईवीएस के दृष्टि से, और जो है बहुत इजी भी है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और सबको पता भी होगा मोस्टली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, सबको पता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये सारे 157 टोटल क्वेश्चन है जो कि हमने आज की मैराथन क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों में शेयर करिएगा जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।